नमस्कार, मैं मोहित चौधरी। आप देख रहे हैं बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन एज। गोल्डन एज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा करेंगे क्विक रिवीजन कि हमने पहले अपनी क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में हमने हरियंका डायनेस्टी पढ़ी और नंदा डायनेस्टी पढ़ी। इसके बाद हमने पढ़ा है किसने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें हमने अलेक्जेंडर को पढ़ा, जिसमें हमने डायरस को पढ़ा जो पर्सिया से था। उसके बाद हमने मौर्यन एम्पायर को पढ़ा जो बहुत इम्पोर्टेंट है सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने पढ़ा मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको पढ़ा है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके बाद हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी वंश के अगले बड़े राजा एम्पायर अशोका को। और अशोका के बारे में हमने जाना था कि ये किसके बेटे हैं, बिंदुसारा, इनके पिताजी का नाम। बैटल ऑफ कलिंगा कब हुआ? 261 BC में हुआ। अशोका स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्रह्मी थी। किसने खोजी? जेम्स प्रिंसेप ने खोजी। और आयरन पिलर जो किसने बनवाए? अशोका ने बनवाए। सांची स्तूपा किसने बनवाए? अशोका ने बनवाए। ये सारी डिटेल्ड जानकारी मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में दी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप हमारे YouTube चैनल बोफोर्स एकेडमी के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट डायनेस्टी में। आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गोल्डन एज ऑफ इंडिया कौन सी है? गोल्डन एज ऑफ इंडिया कौन सी है? गुप्ता एम्पायर। कौन सा है? गुप्ता एम्पायर इज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इस समय पर गोल्ड के कॉइन शुरू हो गए थे। किसके कॉइन शुरू हो गए थे? गोल्ड के कॉइन शुरू हो गए थे। मतलब हम सोने के सिक्के प्रचलन में आ गए थे। तो हम इतने ज़्यादा सोने वाली चिड़िया भी इसीलिए देश को कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा सोना था और हिंदुस्तान का इसीलिए एक नाम सोने की चिड़िया भी है। तो गोल्ड कॉइन चल गए थे कौन से एज में? गुप्ता एम्पायर के टाइम पर। इसलिए इस टाइम को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा साइंस ने बहुत तरक्की की। इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत खोली गई, तो हर चीज़ में हिंदुस्तान तरक्की कर रहा था। तो हमने जो गुप्ता एम्पायर है उसको क्या बोला है? गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला है। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे श्री गुप्ता। याद रखना है आपने, इसके फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता। अब गुप्ता एम्पायर में बहुत सारे राजा हुए हैं। 10-12 राजा गुप्ता एज में ही हुए हैं, गुप्ता एम्पायर में हुए हैं। 10 से 12 राजा। पहले श्री गुप्ता ने इसकी फाउंडेशन रखी, फिर इसके बेटे, इनके बेटे, इनके बेटे, क्योंकि पहले बेटे को ही शासन दिया जाता था। ऐसी परंपरा हिंदुस्तान में थी। तो 10-12 राजा इसी में हुए, लेकिन हमने सभी को नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट हैं हमने सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है। तो किसने फाउंडेशन किया गुप्ता एम्पायर को? श्री गुप्ता। याद रखना है आपको। उसके बाद नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? समुद्रगुप्ता को क्या कहा गया है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने जो इतना अपना राज्य को बढ़ाया, इतना किसी भी जो गुप्ता एम्पायर के राजा हैं उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो सबसे ज़्यादा जो राज्य को विस्तार देने वाले और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई लड़ने वाले गुप्ता एम्पायर में कोई हुए तो हुए समुद्रगुप्ता। और इसीलिए समुद्रगुप्ता को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रयाग परस्ती, जिसको अब पहले हम ये समझते हैं कि प्रयाग परस्ती क्या है। देखिए, प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से भी आप जानते हैं और जिसका नाम बदल के अब प्रयागराज दोबारा से हो गया है। इस पे एक आयरन पिलर पे एक पूरी जो है वीर गाथा लिखी हुई। और वीर गाथा किसकी लिखी हुई? समुद्रगुप्त की। किसकी वीर गाथा लिखी हुई है? समुद्रगुप्त की वीर गाथा। किस पे लिखी हुई है? आयरन पिलर पे लिखी हुई है। और इस आयरन पिलर पे समुद्रगुप्त की जो वीर गाथा को लिखने वाले राइटर का क्या नाम है? उनका नाम है हरिसेना। क्या नाम है? हरिसेना। और
इसी स्क्रिप्ट को, इसी वीर गाथा को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रस्ती। क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रस्ती, क्योंकि ये प्रयागराज में आयरन पिलर पर लिखी हुई है। और किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है। किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है। तो आपने ध्यान रखना है, याद रखना है कि समुद्रगुप्त के बारे में ही लिखी गई है प्रयाग प्रस्ती। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी किसी ने मुझे कहा है कि मैं अपनी जो पढ़ाई के दौरान, अपनी क्लास के दौरान कई बार चीज़ों को कुछ लंबा खींच देता हूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट जो है मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया है। तो आज मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जो आपके कुछ छूटेगा नहीं, कुछ नहीं छूटने वाला, जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारा आपको मिलने वाला है। लेकिन 10-12 जो राजा हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनसे पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रयाग प्रस्ती समुद्रगुप्ता के बाद हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड की। और चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है? उनको दूसरा नाम विक्रमादित्य, जिसका आपने जिक्र कई बार कहानियों में सुना होगा। विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड को ही कहा जाता है विक्रमादित्य। और ये कौन से एम्पायर के राजा हैं? गुप्ता एम्पायर के राजा हैं। और मेहरौली में जो आयरन पिलर है वो किसने बनवाया है? किसने बनवाया है? चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो प्रयाग प्रस्ती समुद्रगुप्ता के लिए और मेहरौली का आयरन पिलर किसके लिए? किसकी वीर गाथाओं के लिए? मेहरौली वाला विक्रमादित्य के लिए, बिल्कुल, चंद्रगुप्त सेकंड के लिए। उसके बाद अब हम बता दें एक और बहुत, आपने कालिदास का नाम सुना है? कालिदास एक बहुत बड़े पोइट हुए, कवि हुए कालिदास। और कालिदास नवरत्न थे। एक नवरत्न थे, नवरत्न मतलब 9 रत्न, और 9 रत्नों में से एक रत्न कालिदास। और किसके राज में? किसके राज में? विक्रमादित्य के राज में, चंद्रगुप्त सेकंड के राज में, उनके दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न कौन थे? कालिदास थे। इसी से पता चलता है कि कवियों को पहले बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। हर एक राजा के दरबार में एक जो है कवि जरूर होता था, जो अपनी रचनाओं के साथ साथ क्या करता था? राजाओं की जो वीर गाथा थी उन्हें भी लिखने का काम करता था। तो कालिदास किसके उसमें थे? किनके दरबार में थे? विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। और इन्हीं के दरबार में एक चाइनीज ट्रेवलर आए जिनका नाम था फाइयान। फाइयान इंडिया आए। किसके दरबार में आए? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। अब ये आए क्यों? देखिए, ऐसा होता था, ये स्कॉलर्स होते थे, बाहरी देश से आते थे, यहाँ की सभ्यताओं को पढ़ते थे, इन पे एक बुक लिखते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि वाकई में राजा बहुत अच्छा है, तो राजा की वीर गाथा लिखते थे। और फिर ये अपने देश जाकर, कई बार ऐसा होता था कि मान लीजिए कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो चीज़ अपने देश में फैलाने का काम करते थे। और इसी तरीके से चाइना में जो बौद्ध धर्म फैला है वो इन्हीं चाइनीज ट्रेवलर्स के कारण चाइना में बौद्ध धर्म फैला, क्योंकि यहाँ से उस समय पे यूनिवर्सिटीज से, राजाओं के दरबारों से इन्हें बहुत कुछ सीखा और फिर अपने देश में जाके बताया। तो चाइनीज जो बौद्ध धर्म था चाइना में, ये भी एक मुख्य कारणों में से एक रहा है। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बाहर से स्कॉलर्स पढ़ने आते थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी इम्पॉर्टेंट है, जो किसके राज में बनी? कुमार गुप्ता के राज में बनी। मैंने यहाँ पे अब तक जितनी भी आपको क्लास ली है, मैंने 1 बाय 1 बताया कि कौन किसका बेटा, कौन किसका बेटा। लेकिन क्योंकि गुप्ता एम्पायर में बहुत सारे 10-12 राजा हुए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ हम उन राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। और नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सैनिक स्कूल में पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। किसने बनाई? कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके अंदर बौद्ध धर्म की और पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा भी दूसरे कोर्स चलते थे। और एक मैं पढ़ रहा था बुक, जिसमें यह भी बताया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जादू टोना को लेकर भी पढ़ाई जाती थी उस समय पे। आजकल तो ऐसी पढ़ाइयाँ पढ़ाने पे बैन है,
अब नहीं पढ़ाई जाती हैं जादू टोना वाली, लेकिन उस समय पे नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म के साथ साथ जादू टोना का भी एक कोर्स चलता था। फिर से मैं आपको वो सारी चीज़ बताने लग गया जिसके बारे में मुझे कहा गया है कि शायद आप कुछ खींच देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़, ताकि आपको ध्यान रहती है इन सब चीज़ों से। कि जब मैं आपको बताता हूँ कि जादू टोना जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई, कुमार गुप्ता ने बनाई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता एज। गुप्ता एज में कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं और ये अचीवमेंट बहुत हैं। ये भी एक कारण है कि गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि एक लंबा टाइम जो है गुप्ता एज, गुप्ता एम्पायर रहा है। तो इस टाइम में क्या क्या चीज़ें बढ़ी, क्या क्या चीज़ें हुई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कालिदास, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कालिदास जो थे क्या थे, एक नवरत्न थे जिन्हें क्या कहा गया है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या कहा गया है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? कालिदास को कहा गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किसके नवरत्न थे, कौन ऐसा राजा था जिनके कालिदास क्या थे, नवरत्न थे। कमेंट बॉक्स में मुझे अभी आप बताएंगे। अगर आपने इस क्लास को कर रहे हैं तो अब आपको पीछे जाके देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपने पीछे जाके देखा इसका मतलब आप क्लास ध्यान से नहीं कर रहे हैं। और आपने जैसे ही मैंने पूछा, कमेंट करके बताइए कि कालिदास किस राजा के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इनके द्वारा लिखी गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इन्होंने बुक लिखी हैं, दो इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, दो इन्होंने कहानियां लिखी हैं। ये दोनों कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखनी है। आपसे पूछी जा सकती है कि कालिदास द्वारा रचित एक आपने स्टोरी बताओ, या आपसे पूछा जाएगा कि शाकुंतलम किसने लिखी है, शाकुंतलम किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। या फिर मेघदूत किसने लिखी है, किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जो याद रखने वाली बात है वो आपने याद करनी पड़ेगी। तो कालिदास नवरत्न एक किस के राज में, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स कौन कौन सी है, शाकुंतलम और मेघदूत। जी हां, इसके अलावा गुप्ता पीरियड में आपने सुना होगा बेटा अजंता केव्स। अजंता केव्स आपने सुनी होंगी। अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स हैं, अजंता केव्स में जो पेंटिंग है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। और ये बताता है कि एंशियंट इंडिया में, इतने प्राचीन भारत में भी हम कला के क्षेत्र में कितने आगे थे, कला के क्षेत्र में हम कितने आगे थे। अगर आपने ये देखना है तो आप अजंता केव्स जाइए और अजंता केव्स में जाकर आप देखिए वहाँ की पेंटिंग्स जो किस एज की हैं, किस एज में बनाई गई। जी हाँ, बिल्कुल सही, गुप्ता पीरियड के अंदर ये बनाई गई अजंता केव्स की पेंटिंग्स। इसके अलावा गुप्ता एज में एक और बहुत महान कवि हुए जिन्होंने लिखी पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां बहुत फेमस कहानियां हैं, आपने पहले पढ़ी होंगी, बच्चों ने तुम खास करके पढ़ी होंगी पंचतंत्र की कहानियां। और शायद अब टीवी के टाइम पे पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने का समय बच्चों के पास नहीं है, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हम पंचतंत्र की कहानियां लिखते भी पढ़ते थे। और जिन्होंने लिखी उनका नाम भी हम जानते थे, विष्णु शर्मा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है। पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है। इसके आगे अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता एज में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना ही चाहिए। आपने मनोज कुमार का गाना सुना होगा, जब जीरो दिया भारत ने, लेकिन क्या आपको पता है कि जीरो कब दिया भारत ने? गुप्ता पीरियड में। किसने आपको बताया जीरो के बारे में, क्या आप जानते हैं? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो। जीरो किसने दिया? आर्यभट्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मनोज कुमार का गाना तो सुना, जब जीरो दिया भारत ने, लेकिन ये भारत में कब दिया गया? तो वो दिया गया गुप्ता एज में। गुप्ता एज में जीरो, और किसने दिया? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट ने एक और चीज दी, बहुत बड़े मैथमेटिशियन आर्यभट्ट
बहुत बड़े मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने एक और चीज दी जिसके बाद दुनिया ने मैथ्स में आगे बढ़े, वो थी वैल्यू ऑफ पाई। वैल्यू ऑफ पाई कितनी होती है? वैल्यू ऑफ पाई मैथ्स के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पाई मेरे बताने से पहले आपने अगर बताई तो आप कमेंट में ये भी लिखेंगे कि मेरे बताने से पहले आपने कमेंट कर दिया था कि वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है। तो वैल्यू ऑफ पाई होती है 22/7। क्या होती है? 22/7। वैल्यू ऑफ पाई किसने दी? आर्यभट्ट ने दी। फिर से शायद मैं खींच रहा हूं, लेकिन मेरा काम है कि आपको वो सारी चीजें याद रहें, इसलिए मेरे पढ़ाने का वो तरीका कि आपको याद रहें। तो मैं एक चीज को कई बार 2 बार रिपीट कर देता हूं, और कई बार तो 2 से ज्यादा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप तक पहुंच जाए और आपको याद करने की जरूरत ना रहे तो मेरा काम हो गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गुप्ता एज में वैल्यू ऑफ पाई किसने दिया? आर्यभट्ट ने। वैल्यू ऑफ पाई कितना होता है? 22/7 किसने बताया? आर्यभट्ट ने। कौन से एज में? गुप्ता एज में। और 0 भी बताया किसने? आर्यभट्ट ने। तो ये थे अचीवमेंट ऑफ गुप्ता एज। अब हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे हर्षवर्धना एम्पायर। गुप्ता एज के बारे में जो बताना था, जो इंपॉर्टेंट था, वो मैं बता चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि हर्षवर्धन एम्पायर, हर्षवर्धन एम्पायर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट, सैनिक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये वाला जो हमारा पॉइंट है कि हर्षवर्धन की जो राज था उसकी कैपिटल क्या थी? तो उसकी कैपिटल थी कुरुक्षेत्र। उसकी कैपिटल क्या थी? कुरुक्षेत्र, जिसको शिफ्ट किया गया बाद में कहां पे? कन्नौज। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन की पहली कैपिटल कौन सी थी और बाद में कहां शिफ्ट किया गया। तो पहली जो कैपिटल थी वो थी कुरुक्षेत्र, और इसको बाद में कहां शिफ्ट किया गया? कन्नौज शिफ्ट किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन के बाद में यहां पे फिर ये एक लास्ट बड़े हिंदू राजा, उसके बाद भी हिंदू राजा रहे, लेकिन इतना बड़ा हिंदू राजा फिर कोई नहीं हुआ जितना बड़े हिंदू राजा हर्षवर्धन हुए। और कमाल की बात तो ये है कि हिस्ट्री ये कहती है कि हर्षवर्धन जो है बहुत बड़े हिंदू राजा हुए, लेकिन यही हिस्ट्री ये भी कहती है कि हर्षवर्धन ने अपने अंतिम दिनों में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि एंसेंट इंडिया में बौद्ध धर्म अपने पीक टाइम पर था। इससे पहली क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हर्षवर्धन ने अपने लास्ट टाइम पे कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। हालांकि हिस्ट्री की बुक्स ये कहती हैं कि सबसे बड़े और लास्ट हिंदू राजा जो हुए वो हर्षवर्धन हुए। इसके बाद इनको हराया किसने? इनको हराया चालुक्य किंग थे पुलक सेन, और पुलक सेन भी सेकंड। ये कई बार इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट सेकंड दोनों आ जाते हैं लिखे हुए कि पुलक सेन फर्स्ट ने हराया, पुलक सेन सेकंड ने हराया। तो आपने याद रखना है कि जो लास्ट किंग हुए उनको हराने वाला कौन था? पुलक सेन सेकंड था। कौन थे? पुलक सेन सेकंड। किसको हराने वाले? हर्षवर्धन को हराने वाले। हर्षवर्धन एम्पायर में लास्ट हिंदू किंग। और हर्षवर्धन के बारे में एक बुक है जिसका नाम है हर्षचरित्र। क्या है? हर्षचरित्र। और इसको लिखने वाले कौन हैं? इसको लिखने वाले हैं बाणभट्ट, बाणभट्टा या बाणभट्ट, जो आप कहना चाहें। बाणभट्ट ने एक बुक लिखी हर्षचरित्र, जो बताती है किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। इसी हर्षचरित्र से हर्षवर्धन के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हुई कि एंसेंट इंडिया में हर्षवर्धन की अपनी क्या भूमिका रही। तो हर्षवर्धन जो थे क्या थे? लास्ट हिंदू किंग थे। और इनके टाइम पे एक और चाइनीज ट्रेवलर आए इनके यहां पे, जिनका नाम था टी सेंग। क्या नाम था? टी सेंग या हायून टी सेंग, जो भी आप कहना चाहें। देखिए चाइनीज नाम है तो प्रोनाउंसिएशन में मुझे भी दिक्कत होती है। हायन टी सेंग, हायन टी सेंग, जो भी आप सही से प्रोनाउंसिएशन की कर सके आप कर सकते हैं। तो ये वो, और ये मैंने आपको बताया कि क्यों आते थे।
क्यों आते थे ये विजिट करने? ये विजिट करने इसलिए आते थे कि ये देख सके किस तरह से राज चलता है, किस तरीके से राजा राज कर रहे हैं, क्या क्या संस्कृति हैं और क्या अच्छी बातें हैं जिनको इनके बारे में इनकी बुक में लिख सकें, और फिर वो अच्छी बातें हम अपने देश ले जा सकें और अपनी देश के बारे में अपने देश को बता सकें कि हर्षवर्धन एक हिंदू राजा है जिसके यहाँ बौद्ध धर्म भी अपनाया जा रहा है। इतनी सरलता के साथ वो राज करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जबरदस्ती आप पर कोई धर्म थोपा जा रहा हो, और अंत समय में हर्षवर्धन ने खुद भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये था किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में, या फिर हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में। और यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको गुप्ता एज में बताया, गोल्डन एज के बारे में बताया, और जितना मैंने अब आपको हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में बताया, ये इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ मोर फैक्ट्स हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में, हम वो भी जान लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कैलाश टेम्पल एट एलोरा। कैलाश टेम्पल एट एलोरा ये कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में है, कैलाश टेम्पल एट एलोरा महाराष्ट्र में है। और ये बनवाया किसने था? कृष्ण फर्स्ट ने। राष्ट्रकूटा जो एक डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है, उनके एक राजा हुए जिनका नाम था कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने, जिसने क्या बनवाया है? कैलाश टेम्पल। कहां पर? एलोरा में। क्लियर है? और इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कैलाश टेम्पल एट एलोरा में। आपको ध्यान रखना है किसने बनवाया? कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया। कौन से डायनेस्टी के राजा थे? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के ये राजा थे। अब क्योंकि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में सिर्फ ये कैलाश टेम्पल बनवाने वाला ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में इतना नहीं पढ़ाना जरूरी है कि मैं आपको पूरी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में बताऊं, उसमें कौन कौन राजा हुए, कहां कहां उन्होंने राज किया, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैलाश टेम्पल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो बनवाया किसने। अब जब हम ये याद कर रहे हैं कि वो बनवाया किसने, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन सी डायनेस्टी के राजा थे। तो वो कृष्णा फर्स्ट राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा थे। इसके बाद आता है धर्मपाल, जिसने क्या बनवाया? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्या बनवाई? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई। बौद्ध धर्म की इसमें भी पढ़ाई की जाती थी। उस समय पर एंशिएंट इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी बनी, जो मैं जानता हूं कि एंशिएंट इंडिया में वो ज्यादातर बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए ही बनी, जहां पर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। विदेशों से स्कॉलर्स आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, वो पढ़ते थे और फिर इस बौद्ध धर्म को अपने अपने देशों में फैलाने का काम करते थे। तो ये एक और यूनिवर्सिटी जो कौन से राजा ने बनवाई? धर्मपाल राजा ने बनवाई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। संगम एज इंपॉर्टेंट है, जो तमिल स्कॉलर्स के लिए है कि जो तमिल स्कॉलर्स थे उन्होंने मिलके एक जो है अपनी साहित्य को सजोया, अपने साहित्य के बारे में लिखा, अपने साहित्य को फैलाया। तो इस एज को जो है संगम एज भी कहा जाता है, और ये सिर्फ इसलिए कहा गया है तमिल स्कॉलर्स के लिए। अगर आप से संगम एज के बारे में पूछ लिया जाए तो संगम एज क्या है? असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर्स है, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब एक और चीज आ जाती है, वर्ल्ड कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो किसने बनवाया? नरसिम्हा देव फर्स्ट ने। किसने बनवाया? नरसिम्हा देव फर्स्ट ने। कोणार्क सन टेम्पल कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है। अब इस टेम्पल की कुछ खास बात है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक सन टेम्पल है तो सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। सन टेम्पल है तो क्या है? सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। तो सूर्य भगवान जो है रथ पे बैठे हुए हैं, तो ये रथनुमा टेम्पल है। कैसा है? रथनुमा टेम्पल है। और इस रथ में 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। कितने घोड़े जुड़े हुए हैं? कितने घोड़े जुड़े हुए हैं? 7 घोड़े जुड़े हुए हैं, जो क्या किसके प्रतीक हैं? 7 डेज के। किसके प्रतीक हैं?
7 डेज के, 7 डेज के प्रतीक हैं ये 7 घोड़े। और इस रथ में 24 पहिए लगे हुए हैं। कितने पहिए लगे हुए हैं? 24। कितने पहिए लगे हुए हैं? 24। और हर एक पहिया हर एक घंटे का, 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे होते हैं दिन में। तो कोणार्क सन टेम्पल में जो पहिए लगे हुए हैं, कितने पहिए लगे हुए हैं? 24 पहिए लगे हुए हैं। और ये हर एक पहिया हर एक घंटे का प्रतीक है। और इसमें लगे हुए 7 घोड़े 7 दिन का प्रतीक है। और इसी सन टेम्पल से पहले उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया में टाइम की सही गणना की जाती थी। टाइम की सही गणना की जाती थी कोणार्क सन टेम्पल की मदद से। और एक और इसकी खास बात थी कि जब सूरज की पहली किरण निकलती थी, जब सूरज की पहली किरण निकलती थी तो सीधे गर्भगृह में पहुंचती थी। जो मेन मूर्ति थी सूर्य भगवान की, वहां तक पहली किरण जो निकलती थी तो सूर्य भगवान की जो पहली मूर्ति थी तो फर्स्ट किरण निकल के सीधे जो कहां जाती थी? सूर्य भगवान के ऊपर जाती थी। इस तरीके से इसकी संरचना की गई थी। हालांकि अब इसको जो है, जो इसका गर्भगृह है वो मौजूद नहीं है, टूट गया है, क्योंकि या टूट गया या तोड़ दिया गया। और लेकिन अभी भी बाकी अवशेष अभी भी कोणार्क सन टेम्पल के मौजूद हैं। और इसको भी जो है देखने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं। उड़ीसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल, जो किसने बनवाया? नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया। आपने ये याद रखना है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे हो गया एंशिएंट इंडिया। आज हम समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारी एंशिएंट इंडिया के बारे में और कोई क्लास नहीं ली है तो हमारे यूट्यूब चैनल बोफोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ हमसे पढ़ सकते हैं, आपके मन में जो सवाल आए हमसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बोफोर्स एकेडमी का प्ले स्टेशन एप्लीकेशन आप जो है प्ले स्टेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं मोहित चौधरी, आप देख रहे हैं बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।